हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने सब्जेक्ट एमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूनिट थर्ड के कुछ और एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, या इन शॉर्ट हम पहले ही बता चुके हैं, इसको ओप एम्प भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ओप एम्प इज़ ए वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स या करंट कंट्रोल करंट सोर्स। सिंस इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ये ध्यान देख चुके हैं कि जो है ओप एम्प हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर है। इट मीन्स इनपुट में भी वोल्टेज होगा और आउटपुट में भी हमको वोल्टेज ही मिलेगा। तो इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हुआ। ठीक है ना, इनपुट में भी वोल्टेज और आउटपुट में भी वोल्टेज, मतलब इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करना। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्लीव रेट। स्लीव रेट क्या होता है? तो बेसिकली जो स्लीव रेट की डेफिनेशन होती है, इट इज़ dV0/dt, और यहाँ पर होता है मैक्स, दैट इज मैक्सिमम चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा क्या कहलाता है, स्लीव रेट। ठीक है ना, तो सी आंसर इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और हाँ, इसका यूनिट हमेशा वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में ही होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वोल्टेज तो हम वोल्ट में लेते हैं, बट टाइम जो है वो माइक्रो सेकेंड में मेजर किया जाता है। ओके, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओप एम्प इंटीग्रेटर यूजेस रजिस्टर एज ए फीडबैक, कैपेसिटर एज ए फीडबैक, इंडक्टर एज ए फीडबैक या सिंपल वायर एज ए फीडबैक। ओके, देखिए जो इंटीग्रेटर होता है उसका जो सर्किट होता है वो पहले हम लोग समझ लें, यहीं से हमको सब पता चल जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हम लोग फीडबैक में क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। ये हमारा इनपुट होता है और ये हमारा आउटपुट होता है V0। ठीक है, और फीडबैक में हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। ओके, यहाँ पर VI जो है ये एक फंक्शन है जो कि टाइम का फंक्शन है। ओके, तो यहाँ से आप देख भी सकते हो कि अगर हम इसका आउटपुट लिखें तो V0 इक्वल टू होता है -1/RC इंटीग्रेशन VI/t/dt। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इसका फंक्शन होता है इंटीग्रेटर का आउटपुट वोल्टेज का। ओके, तो फीडबैक में क्या होता है, कैपेसिटर होता है, तो इसका बी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कैपेसिटर एज ए फीडबैक एलिमेंट। अच्छा, यहीं पर अगर वो डिफरेंशिएटर पूछ लेता, ठीक है ना, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर जस्ट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो अगर वो यहीं पर डिफरेंशिएटर पूछ लेता तो डिफरेंशिएटर में क्या होता है, आर की जगह पर सी हो जाता है और सी की जगह पर आर हो जाता है, दैट इज सी यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ पहुँच जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटर। ओके, तो कोई भी आए आप बता सकते हो। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे है। ठीक है, अब एक बात यहाँ समझ लीजिए, आइडियल ओप एम्प से टोटल 6 क्वेश्चन बन सकते हैं और 6 में से मान के चलिएगा, देखिएगा आपके एग्जाम में एटलीस्ट 2 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन तो यह दिया हुआ है, मैं 6 के 6 यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। उसने इनपुट इम्पीडेंस पूछा है। ठीक है, तो आइडियल ओप एम्प की टोटल 6 करेक्टरिस्टिक होती हैं। उसमें सबसे पहला होता है ओपन लूप गेन शुड बी इनफाइनाइट। ठीक है, एक तो ये हो गया। इनपुट इम्पीडेंस ZI वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट। आउटपुट इम्पीडेंस दैट इज ZO वो होता है ये 0। ठीक, CMRR इनफाइनाइट, स्लीव रेट इनफाइनाइट और बैंड विड्थ ये भी इनफाइनाइट। ठीक, सारे देखिए 6 करेक्टरिस्टिक्स में से हमारे जो 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, सिर्फ आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है आइडियल ओप एम्प का, बाकी सब इनफाइनाइट होता है। तो देखिएगा इन 6 में से एटलीस्ट 2 तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था और ऑब्जेक्टिव में भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो ये 6 करेक्टरिस्टिक्स आप लोग बहुत याद कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है ना, देखिए सब कुछ इनफाइनाइट है सिर्फ आउटपुट इम्पीडेंस को छोड़ के। ठीक है ना, तो यही आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे ये न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर में बनेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसमें R1 15 किलो ओम दिया हुआ है, RF 450 के दिया हुआ है, ये आपका R1 है और ये आपका RF है, फीडबैक रजिस्टर। ठीक है, और उसने पूछा है AF, और AF होता क्या है, क्लोज्ड लूप गेन। ठीक है ना, क्या होता है, क्लोज्ड लूप गेन। अब देखिए जब कभी भी आपको क्वेश्चन ओप एम्प का सॉल्व करने को आएगा
तो देखिए इसमें बेसिक पार्ट हमको क्या दिमाग में रखना होता है, वो देखिए सबसे पहले होता है कि सबसे पहले आप ये चेक करें कि जो इनपुट है वो आपका किस टर्मिनल पे गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो VI है ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा हुआ है, ठीक है ना। और जब आपका पता है VI पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा होता है तो ये कौन सा एम्पलीफायर हो जाता है हमारा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है ना। अगर यही VI नेगेटिव पे लगा होता तो ये हमारा हो जाता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब ये सिंस जो हमारा इनपुट है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा है तो ये क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, AF इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस RF अपॉन R1। सीधा फॉर्मूला होता है 1 प्लस RF कितना है 450 और R1 कितना है 50, दोनों किलो में है तो किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30 और 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। दैट इज़ जो आंसर हमारा है वो बी आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके। और सपोज करिए हमको इसी क्वेश्चन में वी इन की वैल्यू दे दी जाती कि वी इन की वैल्यू दे दिया 1 मिली वोल्ट और आपसे कहा जाए अब आउटपुट वोल्टेज निकालिए, ठीक है ना। क्वेश्चन वही है, अभी इसका हम गेन निकाल चुके हैं तो AF की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी 31, ठीक है ना। तो देखिए AF को हम क्या लिख सकते हैं, V0 अपॉन VI या V in इज इक्वल टू 31 और V in की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 मिली वोल्ट। तो जब V in 1 मिली वोल्ट है तो V0 क्या होगा, इसमें 31 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 31 मिली वोल्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमको क्लोज लूप गेन पूछा है या आउटपुट वोल्टेज पूछा है। आउटपुट वोल्टेज निकालना हो तो AF की जगह पर V0 अपॉन V in रख देंगे, अदर गेन निकालना है तब तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है ही है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, V in दिया हुआ है हमको, RF दिया है और R in दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज पूछा है, दैट इज़ ये वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है। ये हमारा RF है और ये हमारा R in है। ओके। अब हमको आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हमने अभी बताया आपको, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो इन्वर्टिंग है या फिर नॉन इन्वर्टिंग है। सिंस यहाँ पर देखिए जो V in है वो अब माइनस टर्मिनल पे कनेक्ट है और माइनस टर्मिनल पे कनेक्ट है तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो क्या होता है, AF इज इक्वल टू क्या होता है माइनस RF अपॉन R in। ओके। सिंस यहाँ पर गेन नहीं पूछा है, आउटपुट वोल्टेज पूछा है, तो हम इस AF को हम क्या लिख सकते हैं, AF को हम लिख सकते हैं V0 अपॉन V in। ओके। तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस RF अपॉन R in इंटू V in। ओके। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक। पुट कर दीजिए V0 इज इक्वल टू माइनस RF कितना है माइनस 200K, R in कितना है 8K और V in कितना है 1.2 मिली वोल्ट। इसको सॉल्व करना है सिर्फ हमको, अब सिर्फ सॉल्व करना रह गया है। मल्टीप्लिकेशन आप लोग कैलकुलेटर से फटाफट कर लीजिए। तो 8 को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16, 8 माइनस 25। ओके। और माइनस 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा माइनस का 30। ओके। तो ये हमारा डी आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ माइनस 30 मिली वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज व्हेन V1 इज इक्वल टू माइनस V2 इज इक्वल टू -1। पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। इसका मीनिंग है कि V1 की वैल्यू हमारी हो गई -1 वोल्ट। ओके। और माइनस V2 इक्वल टू -1 वोल्ट हुआ तो V2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +1 वोल्ट। ओके। तो V1 V2 तो हमको डिसाइड हो गए जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, V1 V2, ऊपर वाला V1 है नीचे वाला V2 है। ओके। अब पूछा क्या है आउटपुट वोल्टेज, तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर हम लोगों ने ओपैम ढंग से पढ़ा होगा तो हमको ये देख के पता चल जाता है ये आपका सीधे सबट्रैक्टर का सर्किट है, ठीक है ना। और सबट्रैक्टर के सर्किट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार V1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकाल लीजिए और एक बार V2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकाल लीजिए, ठीक है। और दोनों को फाइनली अलजेब्रिकली ऐड कर दीजिए, हमको आंसर मिल जाएगा। और या तो आप सबट्रैक्टर का फॉर्मूला जो कि इसी से ही प्रूव हुआ है सुपरपोजिशन थ्योरम से ही, माइनस R2 अपॉन R1 इंटू V1 प्लस 1 प्लस R2 अपॉन R1 R4 अपॉन R3 प्लस R4 इंटू V2। ओके। अब यहाँ पर R1 R2 R3 R4 क्या है ये समझ लीजिए।
देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस R1 होता है, ये वाला रेजिस्टेंस R2 होता है, ये रेजिस्टेंस R3 होता है और ये रेजिस्टेंस R4 होता है। ठीक, बस ये वैल्यू पुट कर देना है सीधे हमको और सीधे आंसर मिल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको 2 वोल्ट का आंसर आ जाएगा। बी का आंसर कितना आ जाएगा? बी आंसर हमारा आ जाएगा 2 वोल्ट। ओके, चलिए अगर हम चाहते हैं इसको सॉल्व करने को जल्दी में, देखिए सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी हम लोगों ने जो देखा वो फॉर्मूला था। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगा लीजिए। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स वन सोर्स एट ए टाइम। तो सबसे पहले V1 को कंसीडर कर लीजिए। तो जब V1 को कंसीडर करेंगे तो दूसरा जो वोल्टेज सोर्स बचा है उसको क्या करना पड़ता है? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट कर दीजिए। तो जब ये शॉर्ट हो गया इसका मतलब ये आपका डायरेक्ट ग्राउंडेड कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ग्राउंड हो जाएगा तो हमको एक आउटपुट मिलेगा V0 डैश, क्योंकि V1 है और V1 की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये आपका V1 ही सिर्फ रहेगा। तो ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? -RF जो कि है 100K और R1 भी क्या है? 100K। -RF/R1 इंटू V1 और V1 आपका -1 है। दैट इज़ ये कैंसिल हो गया, -1 कैंसिल हो गया तो 1 वोल्ट आ गया। तो V0 डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 1 वोल्ट। ओके, अब इसके आगे देखिए। अब V2 को एक बार कंसीडर कर लेते हैं। तो जब आप V2 को कंसीडर करेंगे तो हमारा V1 ग्राउंडेड हो जाएगा। अब V2 के कारण ये आपका नॉन इन्वर्टिंग का केस हो गया, तो हमको V0 डबल डैश दूसरा आउटपुट मिलेगा। सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो V0 डबल डैश का आउटपुट क्या होगा? 1 + RF/R1। RF कितना है यहाँ पर भी? 100K और R1 भी क्या है? 100K। अब इस पॉइंट का वोल्टेज हमको और इंक्लूड करना होता है, क्योंकि इस पॉइंट का वोल्टेज एम्पलीफाई होता है, ना कि यहाँ पर डायरेक्ट आप V2 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अब इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? इस पॉइंट का वोल्टेज होगा बाई वोल्टेज डिवाइडिंग रूल 20 + 20 + 20 इंटू V2 और V2 हमारा कितना है? 1 वोल्ट। ओके, तो देखिए ये कितना आ गया हमारा? कैंसिल होके ये हो जाएगा 2 और ये है आपका 1/2 और ये इंटू 1। तो यहाँ से भी ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? V0 डबल डैश भी हमारा कितना आ गया? 1 वोल्ट आ गया। ओके, तो V0 डैश भी 1 वोल्ट है और V0 डबल डैश भी 1 वोल्ट है। तो फाइनली दो ही वोल्टेज सोर्स थे और दोनों करंट आउटपुट 1 वोल्ट आ गया है। तो V0 क्या हो जाएगा? इन दोनों को हम अलजेब्रिकली समझोड़ कर देंगे। दैट इज़ V0 डैश प्लस V0 डबल डैश विच इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट। दैट इज़ बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चाहे आप फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आउटपुट वोल्टेज पूछा है, फाइंड V0। तो V0 यहाँ का वोल्टेज है और ये हमको सॉल्व करना है। ओके, तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे? सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो आपका पहला एम्पलीफायर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कभी गलत नहीं होगा। जो ये पार्ट है, ये ओप एम्प लगाओ, इसको ध्यान से देखिए। तो हमने लास्ट वीडियो में एक एम्पलीफायर पढ़ा था जिसको हमने बफर या वोल्टेज फॉलोवर का नाम दिया था। तो क्या देख सकते हैं आप ये वही बफर एम्पलीफायर है या नहीं है? ठीक, बफर एम्पलीफायर है और इस पर इनपुट लगा हुआ है 1.5 वोल्ट। तो बफर जो एम्पलीफायर होता है उसका इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। तो जो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा V0 डैश मान लें, तो ये भी आपका 1.5 वोल्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, तो बफर के कारण इस पॉइंट का वोल्टेज भी क्या हो गया? 1.5 वोल्ट हो गया। ओके, आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो इसका आउटपुट है वो कहाँ जा रहा है? इस एम्पलीफायर के इनपुट में जा रहा है। कौन से इनपुट में? माइनस पर, दैट इज़ इन्वर्टिंग में जा रहा है। और इन्वर्टिंग में जा रहा है और आउटपुट वोल्टेज पूछा है। तो इन्वर्टिंग के लिए जो आउटपुट वोल्टेज होता है V0 क्या हो जाएगा? -RF/R1 इंटू VI। अब इसके लिए VI कितना है? इसके लिए तो VI 1.5 वोल्ट ही होगा ना। इस एम्पलीफायर के लिए इसका आउटपुट ही इसका इनपुट का काम कर रहा है, तो इसका इनपुट कितना हो गया? 1.5 वोल्ट। ओके, तो जब 1.5 वोल्ट हो गया और RF कितना है? यहाँ पर दिया हुआ है 100 किलो ओम और R1 कितना है? 20 किलो ओम और V1 कितना दिया? VI हमने कितना लिखा है? 1.5 वोल्ट। इसको सॉल्व करना है सीधा, तो यह आ जाएगा 5 और 1.5 इंटू 5 दैट इज़ माइनस का 7.5 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट इज़ सी आंसर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमसे आउटपुट वोल्टेज पूछा है। V1 दिया हुआ 1 मिली वोल्ट और V2 दिया हुआ है 2 मिली वोल्ट। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे, उसमें आप ज़्यादा समय सॉल्व करने का समय हमारे पास नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि टाइम आपके पास एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1.5 मिनट का ही मान के चलिएगा और इसमें आपको कैलकुलेशन वगैरह भी करनी है।
तो जितने ज़्यादा फॉर्मूले आप याद रखेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो अब इसका फॉर्मूला, क्योंकि सिंस आप फिगर देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये आपका एडर सर्किट है, ठीक है ना। और एडर सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस आर एफ वी ए अपॉन आर ए प्लस वी बी अपॉन आर बी, क्योंकि यहाँ पर दो ही वोल्टेज सोर्स हैं, यहाँ पर V1 V2 के नाम से दिया गया है, तो आप चाहें इसको V1 और V2 कर लीजिए, ठीक। इस रेजिस्टेंस को R1 R2 कर लीजिए, डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाम क्या है, बस आपको वैल्यू सही पुट करनी है। ओके, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा आंसर यहाँ से निकल आएगा, ठीक। माइनस आर एफ कितना है, आर एफ देखिए दिया हुआ है माइनस का 330 के हो गया, ब्रैकेट में वी ए दैट इज़ V1 कितना है 1 मिली वोल्ट अपॉन R1 दैट इज़ 33 के प्लस 2 मिली वोल्ट अपॉन R2 कितना है 10 किलो ओम। बस इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। सॉल्व कर लीजिए, इस माइनस जो आपका माइनस बाहर ही रखते हैं और 330 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 330 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 330/33 के इंटू 1 मिली वोल्ट प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 330/10 के इंटू 2 मिली वोल्ट। ओके, बस अब इसको सॉल्व करना रह गया सिर्फ, इंटू 2 है ना यहाँ पर, ओ इंटू 2 मिली वोल्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया आपका 33 और 33 दूना क्या हो जाएगा 66 मिली वोल्ट, तो यहाँ से आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 33 ये आ जाएगा 10, तो 10 मिली वोल्ट यहाँ से आ गया, तो कितना आ गया 76 मिली वोल्ट, और ये माइनस का बाहर साइन है तो आपका क्या हो जाएगा -76 मिली वोल्ट, दैट इज़ बी आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें V1 और V2 पूछ रखा है, तो सॉरी ये V1 V2 नहीं होगा, एक्चुअली V2 और V3 होगा, क्योंकि ये V2 है और ये V3, तो V2 V3 हमको निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इस तरह का AK2 में बहुत बार पूछा जा चुका है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने का तरीका, ये सिर्फ देखने में ही लेंदी लग रहा है बट है ये बहुत आसान। कैसे सॉल्व करेंगे, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव दैट डजंट मैटर, लेकिन इंपॉर्टेंट ही रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको V1 वोल्टेज दिया गया है, ये जो कि दिया गया है कितना, ये है आपका 0.2 वोल्ट, ठीक है ना, ये 0.2 वोल्ट है, और V2 पूछ रखा है, V3 पूछ रखा है, इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया है, आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर, बफर एम्पलीफायर, ठीक। तो अगर बफर एम्पलीफायर का आउटपुट इनपुट बराबर होता है, दैट इज इस पॉइंट पे आउटपुट कितना हो जाएगा इसका 0.2 वोल्ट। अब ये इधर भी इनपुट का काम कर रहा है और यहाँ पर भी इनपुट का काम कर रहा है। ओके, तो पहले हम ऊपर वाले एम्पलीफायर को देखते हैं, इस वाले एम्पलीफायर को। तो इस वाले एम्पलीफायर में जो इनपुट हमारा जा रहा है यहाँ से, वो किस टर्मिनल पे जा रहा है, नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इन्वर्टिंग का गेन क्या होता है, या आउटपुट क्या होता है -RF/R1। ये RF है 200 के और ये है 20 के, तो -200 के अपॉन 20 के, और इनपुट कितना है 0.2। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10, दैट इज़ माइनस का 2 वोल्ट आंसर आ गया V2 का। अब V3 के लिए देख लेते हैं, ये टर्मिनल देखिए प्लस है और ये टर्मिनल माइनस है, तो अब जो 0.2 वोल्ट यहाँ से बफर से आ रहा था, तो ये इसके प्लस टर्मिनल पे जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट दैट इज़ V3 = क्या हो जाएगा यहाँ से 1 + RF/R1, और यहाँ पर RF कितना है 200 के और R1 कितना है 10 के, तो 200 के अपॉन 10 के, और इनपुट वोल्टेज तो 0.2 फिक्स ही है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा कितना 20, दैट इज़ 21 और इंटू 0.2 दैट इज़ 4.2 वोल्ट। ये प्लस का आएगा, ये माइनस का है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग है और ये नॉन इन्वर्टिंग है। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए 741 IC बना रखी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 741 आपके सिलेबस में मेंशन है। तो 741 के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमेशा आपको याद रखने चाहिए, हो सकता है डायरेक्ट इनकी वैल्यू एग्ज़ाम में पूछ ली जाए, ठीक है। सबसे पहले 741 IC, इसमें भी हमारे पिन याद रखिएगा कितने होते हैं, पिन कितने होते हैं 8, ठीक है ना, 8 पिन्स होते हैं और हर एक पिन का यूनिक नेम होता है। तो अगर
इनपुट की बात करें तो दो इनपुट होते हैं, हम बता चुके हैं पहले ही, एक इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग इनपुट होता है पिन नंबर 2 और नॉन इन्वर्टिंग होता है पिन नंबर 3। आउटपुट हमेशा पिन नंबर 6 से हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। पिन नंबर 4 और पिन नंबर 7 पर हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। हमने आपको बताया था जो आपकी 741 होती है ये डुअल पावर सप्लाई यूज़ करती है। अब डुअल पावर सप्लाई का मतलब क्या है कि अगर हम पिन नंबर 7 पर प्लस VCC अप्लाई कर रहे हैं तो पिन नंबर 4 पर हमको माइनस VCC अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, नॉर्मली हम लोग किसी IC को जब सप्लाई देते हैं तो एक को हम VCC से कनेक्ट करते हैं और दूसरे को हम क्या कर देते थे, ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब 741 को सप्लाई देते हैं तो अगर आपने मान लिया इसको 12 वोल्ट दिया 7 पर, तो आपको 4 पर माइनस 12 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। इसी को हम लोग डुअल सप्लाई का नाम देते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिगार्डिंग टू 741 वो ये हैं कि 741 का जो स्लीव रेट होता है वो होता है 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनपुट इम्पीडेंस 2 मेगा ओम, आउटपुट इम्पीडेंस 75 ओम, वोल्टेज गेन 5 टाइम्स 0, ठीक है, इतना होता है। और मैक्सिमम आउटपुट करंट 20 मिली एम्पियर होता है, ठीक है। एक और पॉइंट जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वो है इसका बैंडविड्थ, ठीक है। तो 741 का बैंडविड्थ अप्रॉक्स होता है 1 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस ऑप-एम्प से रिलेटेड हमने आपको बता दिए हैं। आई होप इसी में से आपके एग्ज़ाम में आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू।